नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस क्लास में। दोस्तों, ये विज्ञान का हमारा तीसरा पार्ट है। ये यहाँ प्रश्न हमारा है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट तरीके से समझाइए। तो उत्तर में दिया गया है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन, उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण तथा रंग, अवस्था एवं प्रकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उनकी संरचना में कोई अंतर नहीं आता है। बल्कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सभी कुछ बदल जाते हैं और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। सेकंड है, इस भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ निर्मित होता है। अगला कारण है हमारा, इस कारण अगर भौतिक परिवर्तन में कारण हटाए जाने पर वह अपनी मूल अवस्था में प्राप्त कर लेता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट वाला है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक पदार्थ में संगठन परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु के भार में नया पदार्थ बनने के कारण आ जाता है। छठा है, भौतिक परिवर्तन में ताप और विद्युत से वस्तु की रचना में कोई अंतर नहीं आता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु की रचना में प्रकाश एवं विद्युत से परिवर्तन होता है। सातवां है पॉइंट, दाब के कारण से पदार्थ का केवल आकार एवं रूप बदलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में अधिक दाब पर नए पदार्थ बन जाते हैं। तो दोस्तों एक बार आप लोग इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से याद कर लें, या फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न हमारा है, सौर मंडल क्या है? तो उत्तर देख लेते हैं, सौर परिवार या सौर मंडल। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सबसे छोटा परिभाषा, सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकलते हुए 8 ग्रह हैं, जिसके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहते हैं। ये सभी अपने अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य और परिवार का जन्मदाता है। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न, उपग्रह को समझाइए। उपग्रह किसे कहते हैं? तो उत्तर है, यह एक छोटा खगोल पिंड है जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं, जैसे कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 64 दोस्तों, और शनि के 61 और अरुण के 27 और वरुण के 13 उपग्रह हैं। जैसे कि दोस्तों ये बहुत पिछले वर्षों का डाटा है। अब उपग्रहों की संख्या बढ़ गई है नए खोज के अनुसार। और एक बात बता दिया जाए कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवांतर ग्रह से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो अवांतर ग्रह मंगल और पृथ्वी ग्रह के मध्य लंबे भाग में
2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड हैं। इन्हें अवान्तर ग्रह कहते हैं। वर्ष 1881 में एक बहुत छोटा ग्रह दिखाई पड़ा था जिसका नाम सिरिस रखा गया था। प्लास, जूनो, वेस्टा आदि अनेक अवान्तर ग्रहों के ही नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, आकाश गंगा क्या है? तो उत्तर है, आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है। इसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब, अर्च जिसको कहते हैं, दिखाई पड़ती है। भारत में इसको आकाश गंगा बोला जाता है और यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा में सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार के हैं। एक बार आप लोग दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारे आंखों से हमें नहीं दिखाई देते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब दिखाई देता है या पड़ता है। भारत में इसको आकाश गंगा कहते हैं, यूरोप में मिल्की वे और यूनानी भाषा में गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पृथ्वी ग्रह का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पृथ्वी की परिभाषा तो बहुत ईजी है क्योंकि सब लोग पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। जैसे कि पृथ्वी शुक्र व मंगल ग्रह के मध्य स्थित ग्रह है। यह मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां पर जीवन है। इसका व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 14,96 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की प्रदक्षिणा 365 दिन में पूरी करती है। दोस्तों यहाँ प्रदक्षिणा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग परिक्रमा भी कह सकते हैं कि यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरा करती है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी का एक ऐसा मात्र उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उल्का पिंड और उल्कास्म क्या है? अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायु में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो थोड़ा सा भी तो आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि बता दिया जाए, कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। इन्हें हम उल्कास्म कहते हैं। इसकी संरचना पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट कोई प्रश्न हमारा है, तारामंडल का वर्णन कीजिए या तारामंडल किसे कहते हैं? तो कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में अव्यवस्थित होते हैं या व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। एक बार फिर से दोबारा हम लोग रिवाइज कर देते हैं। कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि और कृत्तिका। जैसे कि वृश्चिक जो है ये आकाश की दक्षिण पश्चिम दिशा में या ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। और ओरियन जिसको कहते हैं, जिसे हम हिंदी में व्याघ्र कहते हैं,
यह आकाशगंगा के उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखाई देता है। सप्तऋषि, यह उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा, जैसे कि आप लोगों ने ध्रुव तारा का नाम सुना ही होगा, जिसे हम लोग पोल स्टार कहते हैं। यह आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई पड़ता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। शेष सभी तारे पृथ्वी की गति के दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, चंद्र ग्रहण का वर्णन कीजिए, या फिर चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्रमा ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाती है। यह चंद्रमा पृथ्वी की पृष्ठ छाया में हो तो चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।